फिल्म एक सर्वनाश के बाद के वर्तमान में सेट की गई है, जहां पृथ्वी का वातावरण बेहद जहरीला हो गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी और एक पावर स्टेशन बनाया था, जिसे दूसरे ग्रहों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। जल्द ही लोग अपनी नींद में मरने लगे और सड़कों पर दम घुटने लगे। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण उनकी नसों का खून काला होने लगा। कई लोगों ने इसे मनुष्यों को बाहर निकालकर जीवित रहने का पृथ्वी का आखिरी प्रयास कहा। बचे हुए मनुष्य फिर 100 जहाज़ों पर सवार होकर ग्रह से भाग गए। वे जल्द ही एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए, जिसे एक्सोडस मिशन कहा जाता था। यह स्टेशन बृहस्पति के ज्वालामुखी चंद्रमा आईओ के ऊपर एक लाइफ बोट की तरह है। हालांकि हर कोई पृथ्वी पर हार मानने को तैयार नहीं था, और सैम वॉल्डेन वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों में से एक है। वह ऊंचाई पर अकेली रहती है, जहां हवा अभी भी सांस लेने लायक है। सैम वर्तमान में मधुमक्खियों को पालने की कोशिश कर रही है, जो वायुमंडल में जीवित रह सकें। वह अपने पिता हैरी वॉल्डेन के शोध को भी जारी रख रही है। उन्होंने सैम को सिखाया था कि प्रकृति का मूल सिद्धांत जीवित रहना है। यह हमारे दिमाग में है, हमारी आत्मा में है कि चाहे कुछ भी हो, जीवन की तलाश करें। पौधे का जीवन अमोनिया विषाक्तता का प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से विकसित हुआ। इसीलिए सैम मधुमक्खियों और अन्य परागणकों को अनुकूलित करने में मदद करने की उम्मीद करता है। यह अंततः ऑक्सीजन उत्पादक पौधों के परागण के माध्यम से हवा को साफ कर सकता है। सैम और वॉल्डेन का मानना है कि मनुष्य मोक्ष की तलाश में सितारों की ओर जा रहे हैं, जबकि वे यह महसूस करने में विफल हैं कि वे पहले से ही सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुसज्जित अंतरिक्ष यान पर हैं। उनका मानना है कि लोग अनिवार्य रूप से पृथ्वी पर फिर से अनुकूलित और पनपेंगे। इस बीच सैम का एक प्रेमी है, जिसका नाम एलोन है, जो आईओ स्टेशन पर रहता है। वे अक्सर एक दूसरे को संचार के रूप में ईमेल भेजते हैं। एलोन चाहता है कि सैम उसके साथ स्टेशन पर शामिल हो, लेकिन उसे यकीन है कि पृथ्वी मर नहीं रही है, यह सिर्फ पुनर्जन्म ले रही है। एक दिन सैम को एलोन से एक ईमेल प्राप्त होता है, जिसमें वह बताता है कि अंतरिक्ष परिषद ने आधिकारिक तौर पर पहले नए विश्व अभियान की घोषणा की है, जो मानवता के अगले घर की तलाश करना चाहता है। उन्होंने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को चुना है, जो एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी का एक समान जुड़वां है और मनुष्यों से 10 साल दूर है। एलोन के सभी दोस्तों ने मिशन के लिए आवेदन किया है। वह आगे बताता है कि नई दुनिया अभियान की घोषणा से एक्सोडस प्रोग्राम के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। सैम ईमेल को पढ़ने से पहले उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है और वह अपनी एटीवी बाइक पर एक पुरानी परित्यक्त लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ वह एक पौराणिक कथा की किताब देखती है, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा तूफान इमारत की ओर बढ़ता है। यह उसे वापस अपने आश्रय में जाने के लिए मजबूर करता है। सैम फिर अपना कंप्यूटर ठीक करती है और एलन से ईमेल पढ़ना जारी रखती है। उसे पता चलता है कि परिषद के पहले नए विश्व अभियान की घोषणा करने के फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। तुरंत प्रभाव से सभी अंतरिक्ष यान कर्मियों, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति को नए विश्व अभियान में पुनर्निर्देशित किया गया है। पृथ्वी पर शेष एक्सोडस शटल भी 4 दिनों में लॉन्च किए जाएंगे। चूंकि यह उसका आखिरी मौका होगा, एलन सैम से अपने पिता के साथ पृथ्वी छोड़ने का आग्रह करता है। अगले दिन सैम अपनी मधुमक्खियों का निरीक्षण करती है, केवल यह जानने के लिए कि वे सभी जहरीले तूफान से मर चुकी हैं। इसने उसके ग्रीन हाउस फार्म पर भी कहर बरपाया है। निराश होकर वह अपने बिस्तर पर लौट आती है और बाद में एलन को वापस लिखती है। सैम ने तूफान और मधुमक्खियों के बारे में बताया कि उसने अपनी सारी आनुवंशिक प्रगति खो दी है। सैम ने माना कि वह अब भी अपने टूटने के बिंदु के करीब है। उसने यह भी कबूल किया कि अगर वह पृथ्वी छोड़ना भी चाहती है, तो वह एटीवी और उसमें मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के साथ समय पर लॉन्च साइट पर नहीं पहुंच सकती। कुछ ही समय बाद मीका नाम का एक अज्ञात व्यक्ति हीलियम बैलून पर बेस के पास उतरता है। वह जल्द ही सैम से मिलता है और कहता है कि वह लॉन्च साइट पर पहुंचना चाहता है और पृथ्वी छोड़ना चाहता है, लेकिन पहले वह हैरी वॉल्डेन से बात करना चाहता है। सैम उसे पानी देती है, जिसे वह रेत और चारकोल का उपयोग करके फिल्टर करती है। मीका शुरू में बादल वाले पानी को पीने से हिचकिचाती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करती है कि यह सुरक्षित है। फिर वह खुद को वॉल्डेन की सहायक के रूप में पेश करती है, इस तथ्य को छिपाते हुए कि वह उनकी बेटी है। जब मीका उससे मिलने के लिए कहता है, तो सैम दावा करता है कि वॉल्डेन कहीं शोध करने के लिए मैदान में है। मीका वहां ले जाने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहती है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि वह उसका सटीक स्थान नहीं जानती। नतीजतन मीका वैज्ञानिक का इंतजार करने का फैसला करती है
और सैम उसके लिए कुछ खाना बनाती है। वह उसे अपने ग्रीन हाउस में उगाई गई ताज़ी सब्जियां देती है। दोपहर के भोजन के दौरान सैम पूछती है कि क्या विशाल समुद्र में कोई जानवर बचा है। वहां जाकर ठंडी हवा का अनुभव करना उसका एक सपना है। लेकिन मीका जवाब देता है कि अब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है। सभी जानवर विलुप्त हो गए हैं और सूक्ष्म जीव भी मर रहे हैं। अगले दृश्य में सैम उसे अपनी प्रयोगशाला दिखाती है जहां वह अपना शोध करती है। वह अपने दोस्त एलोन के बारे में भी बात करती है, जो वर्तमान में अल्फा सेंचुरी के लिए सौर सेल मिशन पर काम कर रहा है। इसके बाद वह धरती पर बचे लोगों के लिए रेडियो पर डॉ वॉल्डेन का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो चलाती है। ये मीका को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह डॉ वॉल्डेन को लाइव सुन रहा है। सैम जवाब देता है कि यह डॉ वॉल्डेन के फील्ड में जाने के लिए मानक प्रोटोकॉल है और वह शायद कल वापस आ जाएगा। अगले दिन जब दोनों बात कर रहे होते हैं, सैम अचानक बताती है कि एलोन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। वह मीका से पूछती है कि क्या उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने में कुछ भी गलत नहीं है जो आपसे लाखों मील दूर रहता है। फिर वह अपने बारे में बताता है, यह बताते हुए कि वह कभी शिक्षक बनना चाहता था लेकिन एक हॉट एयर बैलून में फंस गया। सैम उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है और अंत में कबूल करती है कि वह हैरी वॉल्डेन की बेटी है। इसके बाद वह उसे ग्रीन हाउस में ले जाती है और दिखाती है कि अब जब उसकी सभी मधुमक्खियां मर चुकी हैं तो वह अपने पौधों का परागण कैसे मैन्युअल रूप से करती है। सैम के 3 बहन पौधे हैं, मक्का, स्क्वैश और बीन्स। मक्का बीन्स को चढ़ने के लिए संरचना प्रदान करता है जबकि स्क्वैश मिट्टी को फैलाता है। बीन्स बदले में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। मीका इससे ऊब गया लगता है, इसलिए वह विषय बदल देता है और उसके टैटू के बारे में पूछता है। सैम ने खुलासा किया कि यह यूलर का समीकरण और नोवाक का विकासशीलता समीकरण है। वह बाद वाले समीकरण की व्याख्या करती है और उसे बताती है कि बाईं ओर के प्रतीक अणुओं के सभी संभावित स्ट्रिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दाईं ओर के प्रतीक चयन दबाव और फिटनेस रेटिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्षेप में, जीवन के उभरने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह चयन और उत्परिवर्तन की शक्तियों के अधीन अणु हैं। यदि वे शर्तें पूरी होती हैं तो स्वप्रतिकृति उभरती है। जब मीका उसकी पसलियों के पिंजरे पर निशान के बारे में पूछता है तो सैम बताती है कि उसने अपनी प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए उन्हें बनाया था। वह उसे एक वीडियो क्लिप भी दिखाती है जिसमें डॉ वॉल्डेन ने अपनी प्रयोगशाला में एक सुअर पाला था। हालांकि जहरीली हवा के संपर्क में आने के बाद वह मर गया, फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी। अगले दिन मीका को वॉल्डेन और उनकी पत्नी जून का पुराना बेडरूम मिलता है। वह सैम से उसकी माँ के बारे में पूछता है और वह बताती है कि जून बीमार हो गई और मर गई। यह सुनकर मीका वॉल्डेन को इस जहरीली धरती पर रखने के लिए दोषी ठहराता है, जिसके परिणाम स्वरूप जून की मृत्यु हो गई। फिर वह अचानक उसकी प्रयोगशाला में जाता है और वॉल्डेन के कार्यालय का दरवाज़ा तोड़ देता है। और देखो, कमरा खराब स्थिति में है और ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया है। यह तब होता है जब हमें पता चलता है कि वॉल्डेन वास्तव में मर चुके हैं। फिर फिल्म अतीत में वापस जाती है। सर्वनाश के बाद की धरती पर कई साल बिताने, प्रयोग करने और अपनी पत्नी को खोने के बाद वॉल्डेन को यह एहसास हो गया है कि इस ग्रह को बचाना असंभव है। वह सैम से आईओ के लिए जाने का आग्रह करता है, लेकिन वह उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वॉल्डेन बताते हैं कि जल्द ही या बाद में उसे जाना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उसके निधन के बाद वह अकेली रह जाएगी। वर्तमान में वापस सैम मीका को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसके माता पिता दफन हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीका घोषणा करता है कि वह सैम को अपने साथ अंतरिक्ष यान में ले जाएगा। वह यह भी स्पष्ट करता है कि वह नहीं को जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। बाद में सैम अपने प्रेमी को लिखती है कि उसने हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़ने का फैसला किया है और वे जल्द ही फिर से मिलेंगे। जैसे ही वह अपना सामान पैक करती है, वह देखती है कि उसके छत्ते में एक रानी मधुमक्खी का बच्चा पैदा हो गया है और वह जहरीली हवा से प्रतिरक्षित है। ये सैम को बहुत खुश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि वह अभी भी पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ने की योजना बना रही है। एकमात्र समस्या यह है कि वे तुरंत नहीं जा सकते। दोनों को अपने गंतव्य की ओर अपने गर्म हवा के गुब्बारे को उड़ाने के लिए अनुकूल हवाओं का इंतज़ार करना चाहिए। कुछ ही समय बाद सैम को अपने प्रेमी से एक उत्तर मिलता है जिसमें वह अपनी खुशी व्यक्त करता है कि वह पृथ्वी को छोड़कर जा रही है, लेकिन फिर वह बताता है कि उसने 10 साल लंबे नए विश्व अभियान के लिए साइन अप किया है। इसका मतलब है कि वे कई सालों तक अलग रहेंगे। ये खबर सैम को बहुत दुखी कर देती है
और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे टूटा हुआ दिल देखकर मीका उसके लिए खाना बनाता है और उसे सर्वनाश से पहले की धरती पर बिताए अपने समय के बारे में बताता है। वह उपनगरों में बिताए अपने समय और अपने दोस्तों के साथ शहर जाने को प्यार से याद करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मीका अनुकूल हवाओं के इंतज़ार में बेचैन होता जाता है। इस बीच सैम अब अकेला महसूस करने लगती है क्योंकि उसका प्रेमी उससे दूर चला गया है। वह मीका के करीब आने लगती है और वे प्यार करने लगते हैं। अगले दिन वह इस खबर से जागता है कि शटल लॉन्च को दूसरे स्थान पर बदल दिया गया है, जो मूल स्थान से बहुत दूर है। मीका अपने हीलियम भंडार का निरीक्षण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसके पास अभियान के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। वह निराश हो जाता है और विलाप करता है कि वह शापित है। जब सैम ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मीका ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सहित 1 दर्जन लोगों को भूख से मरते देखा है। वह इसके पीछे मुख्य कारण था क्योंकि उसने स्वार्थी रूप से उनसे खाना छिपाया था। हालांकि मीका ने वादा किया कि वह सैम को कभी कुछ नहीं होने देगा। वह उसके शब्दों से भावुक हो जाती है, लेकिन अभी उनके पास निपटने के लिए बड़ी समस्याएं हैं। सैम ने बताया कि वह जानती है कि उन्हें हीलियम कहाँ मिल सकता है। इससे मीका उत्साहित हो जाती है और दोनों शहर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जो विषाक्त वातावरण से घिरा हुआ है। सौभाग्य से वे ईंधन खोजने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने हीलियम टैंक को फिर से भरने के लिए करते हैं। अगले दिन मीका गुब्बारे को लॉन्च साइट पर जाने के लिए तैयार करता है, लेकिन सैम पहले एक कला संग्रहालय जाने पर जोर देता है। वह पहले तो अनिच्छुक होता है, लेकिन अंततः मान जाता है और उसे 1 घंटे के भीतर वापस आने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से कुछ मिनटों के बाद मीका को अचानक एहसास होता है कि वह धरती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। यह उसे घबराहट की स्थिति में ले जाता है और वह तुरंत अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक लेकर उसके पीछे जाता है। मीका संग्रहालय में भागता है और उसे एक क्लासिक पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए पाता है। वह सैम को आश्वस्त करता है कि उसने वह किया जो वह कर सकती थी और उसके पिता को उस पर गर्व होगा। फिर वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे अकेले जाने के लिए कहती है। इस समय सैम का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जो उसकी ऑक्सीजन आपूर्ति के खत्म होने का संकेत देता है। मीका जल्दी से उसे अतिरिक्त टैंक देता है, लेकिन इसे बदलने के बजाय वह अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देती है। जैसे ही सैम जहरीली हवा में सांस लेता है, दृश्य काला हो जाता है। फिर फिल्म भविष्य में तेजी से आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि मीका अंतरिक्ष यान पर अकेले यात्रा कर रहा था। सैम के लिए वह बचने में कामयाब रही और उसने पीछे रहने का फैसला किया। अपनी कॉलोनी में नई रानी मधुमक्खी की तरह बदला हुआ वातावरण अब उसके लिए विषाक्त नहीं है। फिल्म तब खत्म होती है जब वह एक छोटे बच्चे के साथ समुद्र तट पर खड़ी होती है। पता चलता है कि मीका के साथ संभोग करते समय उसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी को फिर से आबाद करना था।